कहानी शुरू होती है ताइवान शहर से, जहां जैक नाम का एक अनाथ लड़का इतिहास की पढ़ाई कर रहा है। एक रात उसे एक बुरा सपना आता है। उसका शहर वीरान है, कोई इंसान नहीं, सिर्फ वो अकेला शहर के बीचों बीच खड़ा है। कुछ देर बाद शहर तबाह होना शुरू हो जाता है और जैक अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसके हिस्ट्री प्रोफेसर पिंग की है, जो प्राचीन और ऐतिहासिक चीजों को इकट्ठा करने का शौकीन है। जैक को इन सब में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन उसके दोस्त अक्सर एक्स्ट्रा क्लास के लिए यहाँ आते हैं। पिंग जैक को एक पुराना कैमरा दिखाता है, जिससे जैक एक प्राचीन घड़ी की तस्वीर लेता है। तभी उसे एक जरूरी काम याद आता है और वो दोस्तों के साथ वहां से निकल जाता है। उधर पिंग देखता है कि जैसे ही जैक ने घड़ी की तस्वीर ली थी, समय कुछ पलों के लिए थम सा गया था। ये देखकर वो हैरान रह जाता है। जैक अपने कॉलेज पहुंचता है। आज उसकी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन है। कॉलेज के बीच में वो सबके सामने उसे जन्मदिन की बधाई देता है और एक प्यारा सा टेडी बेयर गिफ्ट करता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे जमीन पर फेंक देती है। वो किसी और को डेट कर रही है और जैक के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो कहती है कि जैक प्यार का मतलब नहीं समझता, उसे रोमिल चीजों से एलर्जी थी और जैक ये भूलकर एक रोमिल टेडी ले आया था। जैक ने कभी सोचा नहीं था कि उसका ब्रेकअप ऐसे होगा। निराश होकर वो अपने अतीत की यादों में खो जाता है। जब वो 5 साल का था, तब उसका परिवार काम के सिलसिले में ताइवान आया था। पहले तो सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनके घर में अशांति फैलने लगी। उसके माता पिता के रिश्ते खराब हुए और वे अलग हो गए। इसके बाद जैक की माँ गहरे डिप्रेशन में चली गई और एक दिन दवाइयों की ओवरडोज से उनकी मौत हो गई। फिर जैक के पिता ने उसकी जिम्मेदारी संभाली, लेकिन वे पास होकर भी पास नहीं थे। ऐसे में जैक बचपन से ही माता पिता के प्यार के बिना अकेला बड़ा हुआ। इन यादों से उसका दिल बहुत भारी हो जाता है। अगले दिन वो एक म्यूजियम में आता है। कॉलेज के असाइनमेंट के लिए उन्हें यहाँ आना था। जैक के दोस्त उसके साथ मजाक कर रहे थे, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई थी। इसके बाद वे म्यूजियम के अंदर जाते हैं और चारों ओर घूमकर चीजें देखते हैं। ये म्यूजियम 90s के दशक की प्राचीन चीजों से सजा हुआ था और ताइवान के मशहूर म्यूजियम्स में से एक था। उन्हें डॉक्टर वैन नाम के एक व्यक्ति के बारे में पता चलता है, जिनकी बहुत इज्जत की जाती थी, क्योंकि ताइवान को आजाद कराने में उनकी अहम भूमिका थी। जैक को एक पत्थर पर फ्लावर ऑफ यूथ लिखा हुआ दिखता है। कुछ देर बाद प्रोफेसर पिंग उन्हें 100 साल पुरानी एक पेंटिंग दिखाते हैं। उस वक्त ताइवान पर जापानियों का राज था। पिंग वही पुराना कैमरा जैक के हाथ में देते हुए कहता है, इस पेंटिंग की एक तस्वीर खींचो। जैक ऐसा ही करता है और देखता है कि पेंटिंग के अंदर की हर चीज जिंदा हो उठी है और उसके आसपास सब कुछ स्थिर हो गया है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, पेंटिंग से एक रोशनी निकलती है और उसे अंदर खींच लेती है। उस जादुई सुरंग के जरिए टाइम ट्रैवल करके वो 19वीं सदी के समय में पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसकी पैंट फट गई है। वो सड़क से एक नीले रंग की पैंट उठाकर पहन लेता है। तभी उसकी मुलाकात जुड़वा भाइयों से होती है, जो उसके दोस्तों जैसे दिखते हैं। जैक को नीले रंग की पैंट पहने देखकर वो उसे अपने ग्रुप का आर्टिस्ट समझते हैं और उसे खींचकर एक कल्चरल फेस्टिवल में ले आते हैं। वहाँ शहर के सभी लोग जमा थे। जैक को एक शेर का कॉस्ट्यूम पहनाया जाता है। ये उनकी एक परंपरा है, लेकिन जैक को कुछ भी नहीं आता था, इसलिए वो संतुलन नहीं बना पाता और मिस्टर लिन नाम के एक प्रभावशाली व्यक्ति पर गिर पड़ता है। लिन गुस्सा होकर जैक को पीटने आते हैं। तभी मिस जिन नाम की एक महिला नीचे उतरती है। वो इस इलाके की मशहूर टेलर शॉप की मालिकिन है और वो बिल्कुल जैक की माँ जैसी दिखती है। जैक के मुंह से अचानक माँ निकल जाता है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। जिन कहती है, तुम किसे माँ कह रहे हो? मेरी तो शादी भी नहीं हुई है। इसके बाद जिन की मिस्टर लिन से बहस हो जाती है, क्योंकि लिन ने उसकी दुकान के सामने अपनी एक और दुकान खोल ली थी। बात बिगड़कर मारपीट में बदल जाती है। इस भीड़ में जैक प्रोफेसर पिंग को देखता है, लेकिन उसके पकड़ने से पहले ही वो भाग जाता है। जैक को पहले कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन अब उसे कुछ अंदाजा हो रहा है। वो अपने ही शहर में है, लेकिन समय है 1920। मॉडर्न युग की तरह लोगों का कोलाहल तो था, लेकिन वातावरण बहुत सुंदर था। ये सब समझकर उसका सिर घूम जाता है। आंखें खोलने पर वो उन्हीं जुड़वा भाइयों को देखता है, जिनमें से एक का नाम ब्लैक है और दूसरे का कैट। वो जैक को मिस जिन के घर ले आते हैं। जैक फिर से जिन को माँ कहकर पुकारता है तो वो गुस्सा हो जाती है। फिर वो जैक के आधुनिक कपड़े देखकर ये मान लेती है कि वो किसी अमीर देश से आया है। ब्लैक और कैट उससे दोस्ती करना चाहते हैं, इसलिए उसे बाहर ले जाकर अपने दूसरे दोस्तों से मिलवाते हैं। तभी जीसन नाम का लड़का आता है। वो मिस्टर लिन का बेटा है। कल अपने पिता के साथ हुए झगड़े के कारण वो जैक को बुरा भला कहकर चला जाता है। इधर जिन की कपड़े की दुकान में प्रोफेसर पिंग काम करते हुए दिखते हैं। वो एक महिला को मोटा कहकर गुस्सा दिला देते हैं और उनके बीच झगड़ा होने लगता है। तभी जैक वहां आता है। वो पिंग पर गुस्सा होकर उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, क्योंकि उसकी वजह से तस्वीर खींचकर वो अतीत में फंस गया है। लेकिन पिंग उसे पहचानता ही नहीं है। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ जापानी पुलिस वहां आ जाती है, लेकिन जिन जापानी भाषा जानती थी और वो उन्हें समझाकर स्थिति संभाल लेती है। इसके बाद पिंग जैक को एक बड़े थिएटर में ले आता है और स्वीकार करता है कि वही प्रोफेसर पिंग है। उसने जैक को जानबूझकर यहाँ लाया है। इसके पीछे क्या कारण है, ये जैक धीरे धीरे समझेगा।
इसके बाद पिंग अपने काम में लग जाता है। वो इस थिएटर का डायरेक्टर है। यहाँ एक स्टेज ड्रामा होने वाला है। दर्शक टिकट खरीद कर आने लगते हैं। इसी बीच जैक रोज नाम की एक सुंदर लड़की को देखता है और उसे देखते ही मंत्रमुग्ध होकर उसे घूरता रहता है। फिर स्टेज ड्रामा शुरू होता है। जैक एक पेड़ का कॉस्ट्यूम पहनकर एक्टिंग कर रहा है। दरअसल उनका एक एक्टर आज नहीं आया था। इसके अलावा चलते नाटक के बीच में वो स्क्रिप्ट में नई नई लाइनें जोड़ रहा था जो बहुत मजाकिया थी। जैक ने रोज को हंसाने के लिए इस रोमांटिक नाटक को कॉमेडी में बदल दिया था और इसमें वो कामयाब भी होता है। रोज उनकी हरकतों पर हंसती है और दर्शक भी बहुत एंजॉय करते हैं। तभी कुछ जापानी पुलिस वाले आते हैं। वे घोषणा करते हैं कि कुछ दिनों में जापान से प्रिंस आने वाले हैं और वे नहीं चाहते कि जापानी के अलावा कोई और नाटक करे, इसलिए वे इस थिएटर को बंद करने का आदेश देते हैं। ये सुनकर सब गुस्सा हो जाते हैं और उनका विरोध करते हैं। प्रोफेसर पिंग पुलिस के सिर पर एक बाल्टी पानी डाल देता है। इससे वो गुस्सा होकर उसकी तरफ पिस्तौल तान देता है। दूसरे पुलिस वाले भी हथियारों से बाकी लोगों को घेर लेते हैं। ऐसी स्थिति में रोज खड़ी होती है और एक देशभक्ति ताइवानी गाना गाना शुरू कर देती है। उसके साथ मिलकर सब एक सुर में वो गाना गाते हैं। उनके जोरदार विरोध के कारण पुलिस वालों को वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद जैक बैकस्टेज आता है और एक मॉडर्न युग की पेंटिंग देखता है। ये लड़का चित्रकला प्रतियोगिता में इसे सबमिट करेगा। जैक खुश होकर उस तस्वीर पर कूद पड़ता है लेकिन दीवार से टकराकर गिर जाता है। प्रोफेसर पिंग उसे समझाने आता है। जैक कोई बात नहीं सुनता और उसी कैमरे से तस्वीरें खींचने लगता है। वो सोच रहा था कि वो भविष्य में वापस जा पाएगा, लेकिन पिंग बताता है कि ये पेंटिंग अभी पूरी नहीं हुई है और अधूरी तस्वीर से टाइम ट्रैवल नहीं किया जा सकता। फिर वो अपनी कहानी बताता है। एक दिन वो म्यूजियम घूमने गया था, तभी उसने इस कैमरे से पेंटिंग की तस्वीर खींची थी। तभी कुछ सेकंड्स में वो 19वीं सदी में आ गया था। पहली बार उसे कुछ समझ नहीं आया। बाद में उसे समझ आया कि तस्वीर लेते समय अगर मन में कोई उद्देश्य हो तो वो पूरा होने पर ही वापस वर्तमान में जाया जा सकता है। पहली बार उसका उद्देश्य बहुत सारा पैसा कमाना था, इसलिए वो काम की तलाश करने लगा। इसी तरह एक दिन उसकी मुलाकात मिस जिन से होती है। उसे पहली बार देखते ही वो उसे पसंद करने लगता है। इसके बाद से वो उसकी दुकान में काम करना शुरू कर देता है। 20वीं सदी के सिस्टम यानी भविष्य की तरह डिस्काउंट ऑफर्स देकर वो जिन की दुकान में बहुत सारे ग्राहक लाता है। इस तरह उसने बहुत पैसा कमाया। पैसा कमाने की इच्छा पूरी होने पर वो वर्तमान में वापस जा पाया था। उस दिन जैक की तस्वीर खींचने के बाद वो भी उसके पीछे पीछे यहाँ वापस आया था। इस बार उसकी इच्छा जिन से शादी करना है, इसलिए वो जैक से डील करना चाहता है। वो कहता है कि जिन ने तुम्हें अपने घर में रहने दिया है, इसलिए तुम उसका ख्याल रखोगे। इसी वजह से मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। अगर तुम जिन के साथ मेरा रिश्ता बना दोगे तो मैं तुम्हें भविष्य में वापस जाने का इंतजाम कर दूंगा। लेकिन जैक तैयार नहीं होता। वो फिर से तस्वीर खींचकर वापस जाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ये देखकर पिंग हंसने लगता है। मजबूर होकर जैक उसकी बात मान लेता है। रात को वो मिस जिन के घर आता है। उसके कपड़े पुराने जमाने के लग रहे थे, इसलिए वो खुद ही उन्हें काट छाट कर स्टाइल कर लेता है। ऐसे ही वो कुछ दिन वहीं बिताता है। अब वो नियमित रूप से पिंक की थिएटर टीम के साथ काम करता है और सबकी अच्छी दोस्ती हो गई है। वे एक नया गाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। जैक उन्हें 20वीं सदी का एक गाना सुनाता है। इसके अलावा वो उन्हें मॉडर्न डांस करना भी सिखाता है। एक दिन पड़ोस की दुकान में रोज अपनी सहेलियों के साथ कुछ खरीदने आती है। सभी लड़के रोज को पसंद करते थे। जीसन भी उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। तभी जैक एक गिटार लेकर आता है और रोज के लिए रोमांटिक गाना गाना शुरू कर देता है। इसके बाद उसे एक गुलाब का फूल गिफ्ट करता है। उसकी ये चाल कामयाब हो जाती है। रोज उसका गाना सुनकर मुग्ध हो जाती है और उससे अच्छे से परिचित होती है। जब वे बात कर रहे थे तभी बाहर कोई भाषण दे रहा था। ये सुनकर दोनों बाहर आते हैं और देखते हैं कि वो आदमी जापानियों के खिलाफ भाषण दे रहा है। वे एक स्वतंत्र दल का लीडर है। जैक कहता है, ये जाना पहचाना लग रहा है। तभी ब्लैक बोल उठता है, ये डॉक्टर वेन है। इधर एक जापानी आदमी वेन का भाषण रुकवा देता है। इस पर उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है, जो बढ़कर मारपीट का रूप ले लेता है। नतीजा ये होता है कि पुलिस आ जाती है और जैक और उसके दोस्त वहाँ से भागकर मिस्टर लिन की दुकान में छिप जाते हैं। कुछ देर बाद लिन आकर अपने बेटे को डांटने शुरू कर देता है। जीसन जापानियों को पसंद नहीं करता, लेकिन लिन बताता है कि वो अपने बिजनेस को बचाने के लिए गुप्त रूप से जापानियों के साथ संबंध रखता है। उन्हीं ने इस दुकान को खड़ा करने के लिए इन्वेस्ट किया था। जैक और उसके दोस्त छिपकर ये गोपनीय बात सुन लेते हैं। इधर सरकार की तरफ से एक पार्टी का आयोजन किया जाता है। वहाँ परफॉर्म करने के लिए पिंक की टीम को इनवाइट किया जाता है। जैक उस टीम में रोज को भी शामिल कर लेता है, क्योंकि वो बहुत अच्छा डांस कर सकती थी। इसके अलावा जैक भी उसे मॉडर्न डांस सिखा रहा था। ऐसे ही उनकी तैयारी चलती रहती है। इधर ब्लैक रोज की सहेली जेन को पसंद करता था। जैक की सलाह से वो उसे प्रपोज करता है और जेन भी उसे स्वीकार कर लेती है। उधर जीसन अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए कपड़ों में परफ्यूम का इस्तेमाल करता है। इससे जैक की दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे थे, इसलिए जैक नेचुरल परफ्यूम का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इससे ग्राहक फिर से उनकी तरफ आकर्षित होते हैं। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। एक रात जैक रोज को लेकर टहलने निकलता है और उसे सब कुछ बता देता है कि वो भविष्य से 100 वर्ष अतीत में आ गया है। रोज पहले थोड़ी हैरान होती है, लेकिन जब जैक कहता है कि जापानी बहुत जल्दी सरेंडर कर देंगे तो वो विश्वास नहीं करती। वो कहती है कि जापानी कभी सरेंडर नहीं करेंगे, और अगर करेंगे भी तो ब्रिटिश या जर्मन आकर हम पर राज करेंगे। वो ये भी कहती है कि समय अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है कि भविष्य में हर इंसान के पास अपना खुद का हवाई जहाज होगा। जैक कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हवाई जहाज बहुत महंगे होते हैं, सब नहीं खरीद सकते। इसके बाद रोज अपने सपनों के बारे में बताती है। उसका सपना है कि एक दिन वो बहुत बड़ी सिंगर बनेगी। जब वो बहुत छोटी थी तब उसे एक क्लब में बेच दिया गया था। वो गाना गाकर उनका मनोरंजन करती थी। तब उसके गाने सुनने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते थे, लेकिन अब उसे बहुत पैसे मिलते हैं। जैक उसे प्रोत्साहन करते हुए कहता है, तुम जरूर अपने सपने को साकार कर पाओगी।
उस पार्टी में रोज एक गाना गाने वाली थी, लेकिन उसने कोई गाना तय नहीं किया था। जैक कहता है मैं तुम्हें एक नया गाना सिखा दूंगा। फिर देखते ही देखते उस पार्टी का दिन आ जाता है। डॉक्टर वेन स्थानीय मेयर के साथ ताइवान की आजादी के बारे में बहस करना शुरू कर देते हैं। जापानी यहाँ नशीले पदार्थ बेचते थे जो ताइवान के लोगों को बर्बादी के रास्ते पर धकेल रहे थे। इसी वजह से वेन इतना ज्यादा विरोध करते हैं। इस पर उनके बीच झगड़ा होने की नौबत आ जाती है। इधर रोज नाच गाना शुरू कर देती है। इससे सबका ध्यान उसकी तरफ चला जाता है। नतीजतन बिना किसी झगड़े के पार्टी अच्छे से खत्म हो जाती है। इसके बाद जैक रोज को लेकर महल के बालकनी में आता है और उसके साथ डांस करता है। उधर प्रोफेसर पिंग भी जिन के साथ डांस करते हुए दिखते हैं, लेकिन जिन ने उनके बीच में 2 बड़े रूलर रखे थे ताकि पिंग उसके पास न जा सके। इधर गार्ड्स बालकनी में आते हैं तो जैक और रोज छिप जाते हैं। इसके बाद वे महल के बेसमेंट में आते हैं। ये एक जेल खाना था जहाँ वे छिपे थे। इस मजेदार याद को रखने के लिए रोज फ्लावर ऑफ यूथ लिखती है। घर लौटते समय उसे याद आता है कि उस दिन म्यूजियम में तस्वीर लेने से पहले उसने प्रार्थना की थी कि वो अपने सच्चे प्यार को ढूंढ पाए। उसकी वो इच्छा अतीत में आकर पूरी होने वाली थी। इसके बाद उसे अचानक दिखता है कि जिन छिपकर कहीं जा रही है। ये देखकर वो उसका पीछा करता है और एक क्लब में पहुंच जाता है। अंदर जाकर उसे पता चलता है कि यहाँ सब गुप्त रूप से नशीले पदार्थ का सेवन करने आते हैं। यहाँ तक कि रोज की सहेली जेन भी दिखती है, लेकिन वो जिन को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो भी नशे में थी और पिंग उसे नशा करने में मदद कर रहा था। ये देखकर जैक बहुत गुस्सा हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर वो जिन को घर ले आता है और डॉक्टर वेन को उसकी जांच करने के लिए बुलाता है। तभी ब्लैक रोते हुए अनुरोध करने लगता है कि वो जेन को ठीक कर दे। दरअसल जापानियों ने एक झूठी बात फैलाई थी कि नशेड़ी लोग अगर नशा छोड़ दें तो मर जाएंगे, लेकिन वेन जानता था कि नशेड़ी लोग भी सामान्य जीवन में लौट सकते हैं, क्योंकि अगर ताइवान के लोग नशे के खिलाफ खड़े नहीं हुए तो किसी को बचाना मुमकिन नहीं होगा। फिर जैक ऊपर आता है और देखता है कि जिन नशा लेने के लिए बाहर जा रही है, लेकिन जैक उसे जाने नहीं देता। इस बार तो पिंग को डांटना शुरू कर देता है और पूछता है कि वो जिन को नशा लेने से क्यों नहीं रोकता। पिंग कहता है कि मैं जिन को पसंद करता हूँ, मैं उसे खुश देखना चाहता हूँ, इसलिए कुछ नहीं कह पाता। तभी जिन फिर से बाहर जाने के लिए पागलपन करने लगती है। उसे शांत करने के लिए जैक और पिंग जबरदस्ती उसे रोके रहते हैं। ऐसे ही धक्का मुक्की करके वो थक जाती है। बहुत देर बाद आंखें खोलकर देखती है कि जैक उसके पास बैठकर पहरा दे रहा है। अब जिन शांत होकर अपनी अतीत की कहानी सुनाती है। वो मूलतः जापानी है। 10 साल पहले काम के सिलसिले में ताइवान आई थी। यहाँ आकर उसने अपने पसंद के एक लड़के से शादी कर ली थी। इसके बाद उसका एक प्यारा सा बेटा हुआ। वे सुख शांति से दिन बिता रहे थे। कुछ साल पहले हैजे की महामारी चारों तरफ फैल गई। पहले उसका पति इस बीमारी से संक्रमित होकर मर गया। कुछ दिनों बाद उसका बेटा भी इसी बीमारी से संक्रमित हो गया। बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं उसे ठीक नहीं कर पाई। बेटा भी मर गया। उस दिल दहला देने वाली घटना से जिन पूरी तरह टूट गई थी। इसके बाद डिप्रेशन में जाकर धीरे धीरे नशे की तरफ मुड़ गई। जब वो नशे में होती थी तो कल्पना में अपने बेटे को देखती थी, इसलिए वो बार बार उस नशे की तरफ भागती थी। यहाँ तक कि वो अपनी जान खत्म करने की सोच रही थी। तभी अचानक पिंग इसकी जिंदगी में आ गया। वो उसे हंसाता है और उसे सपोर्ट करता है, इसलिए उसने उसे काम पर रख लिया था। इसके बाद वो पूछती है क्या तुम्हारी माँ सचमुच मेरी जैसी दिखती है। जैक कहता है कि हाँ, उसकी भी ड्रग ओवरडोज के कारण मौत हो गई थी, लेकिन तब मैं कुछ नहीं समझता था। अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैंने अपनी माँ को खो दिया, लेकिन आपको नहीं खोना चाहता। तभी जिन कल्पना करती है कि उसका बेटा जैक के पास खड़ा है। इसके बाद वो लड़का दौड़कर जिन को गले लगा लेता है, जैसे उसे नशा छोड़ने के लिए कह रहा हो। अगले दिन से जैक रोज और उसके दोस्तों के साथ इलाके में लीफलेट बांटना शुरू कर देता है। वो समझाने की कोशिश करता है कि नशे से बाहर निकला जा सकता है। ऐसे ही कई तरीकों से वे अपना प्रचार करते रहते हैं। वो लीफलेट उस नशीले पदार्थ के व्यापारी जापानी आदमी को दिखता है। उसे लगता है कि अगर ऐसा चलता रहा तो उसका बिजनेस बंद हो जाएगा। इसलिए वो कुछ गुंडों को पैसे देकर पिंग को एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और कहता है कि तुम डॉक्टर वेन के क्लिनिक में आग लगा दोगे, लेकिन वो तैयार नहीं होता। तभी उसे एक सोने का बार दिया जाता है, जिसे पाकर वो मान जाता है। उसी रेस्टोरेंट में रोज गाना गा रही थी। वो सब कुछ देखती है और जैक को बता देती है। जैक पिंग को बहुत खरी खोटी सुनाता है और कहता है कि आप लालच में पड़कर कैसे इस काम के लिए तैयार हो गए। पिंग कहता है कि मैं अमीर बनना चाहता हूँ, गरीब आदमी की कोई कीमत नहीं है। वो उस सोने को उनके साथ भी बांटने के लिए तैयार होता है। रोज उसे फेंक देती है। गुस्साए जैक के दोस्त पिंग को खूब पीटते हैं। इसके बाद वे एक प्लान बनाते हैं। रात के अंधेरे में वो उस नशीले पदार्थ के क्लब में आते हैं और पिंग से वहां आग लगवा देते हैं, लेकिन जापानी पुलिस को इसकी भनक लग जाती है। वे पिंग को अरेस्ट करने आते हैं। तभी मिस्टर लिन वहां आते हैं और पहली बार जापानियों के खिलाफ बोलते हैं। उन्हें जाने के लिए कहते हैं, लेकिन स्थिति और ज्यादा बिगड़ जाती है और पिस्तौल से गलती से गोली निकल जाती है, जो जिनके पेट में लगती है। जैक और पिंग उसे लेकर अस्पताल की तरफ निकलते हैं। इधर दिखता है कि एक गोली मिस्टर लिन को भी लगी थी। अत्यधिक खून बहने से उनकी मौत हो जाती है। कुछ देर बाद डॉक्टर वेन वहां आते हैं। देखते हैं कि मिस्टर लिन मर चुके हैं। ये देखकर उन्हें बहुत दुख होता है। उधर जैक और उसके दोस्त जिनको लेकर थिएटर आते हैं। उन अफसरों ने सभी हॉस्पिटल्स को बता दिया था कि किसी भी गोली लगे व्यक्ति का इलाज ना करे, इसलिए जैक ने प्लान बनाया है कि वो जिनको भविष्य में ले जाकर उसका इलाज करवाएगा। 20वीं सदी की वो तस्वीर पूरी हो गई थी। जैक तस्वीर खींचकर पिंग और जिनको भविष्य में भेज देता है। वो यहाँ रुक जाता है स्थिति संभालने के लिए, लेकिन डॉक्टर वेन को सतर्क करने से पहले ही पुलिस वाले उसे अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद से जापान ने हद से ज्यादा अत्याचार शुरू कर दिए। ताइवानी लोगों को बिजनेस नहीं करने दिया जाता था, उन्हें नीचा दिखाया जाता था। इन सब घटनाओं से जैक और उसके दोस्त बहुत निराश हो गए थे। तभी जीसन अपने दोस्तों के साथ वहां आता है और कहता है, हम तुम्हारे साथ हैं। वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता है।
जैक उन्हें लेकर एक लड़ाकू दल बनाता है। सबसे पहले उनका काम है डॉक्टर वेन को जेल से बाहर निकालना। इसके लिए वे रोज और उसकी सहेलियों की मदद लेते हैं। वे जेल के गार्ड्स का ध्यान अपनी तरफ खींचकर उन्हें बाहर ले जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर जैक अपने दोस्तों के साथ जेल में घुस जाता है। देखता है कि वेन को एक कुएं जैसी जगह पर बंद करके रखा गया है। वे उसे खोलकर बाहर निकालते हैं। इधर वो नशीले पदार्थ का व्यापारी कुछ गुंडों को किराए पर लेता है। कल उनके शहर में जापानी प्रिंस आने वाले हैं। वो उन्हें गोली मारकर उसका इल्जाम डॉक्टर वेन पर डालना चाहता है, लेकिन ब्लैक और कैट गुंडों का वेश बदलकर इस योजना के बारे में जान जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर वेन तय करते हैं कि वे अपने शहर के लोगों के साथ एक बड़ी विरोध रैली निकालेंगे। जैक और उसके दोस्त सबको रैली के लिए इकट्ठा करने लगते हैं। ब्लैक और कैट इस महिला को डराकर कहते हैं, अगर आप 10 लोगों को रैली में नहीं लाएंगी तो आपका बहुत बुरा होगा। ये सुनकर वो महिला रैली के बारे में सबको बताती है। इस तरह उनकी रैली में सैकड़ों लोग जमा हो जाते हैं। तभी पुलिस आकर उन्हें रोकने के लिए कहती है। तब डॉक्टर वेन उनके सामने आकर खड़े होते हैं। उन्हें देखकर वे पहले हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि वेन को बाहर निकाला गया है। उसी वक्त प्रोफेसर पिंग वहां मौजूद होते हैं। वो जैक की मदद करने के लिए भविष्य से अतीत में वापस आए हैं। वो एक मोटिवेशनल स्पीच देते हैं। वो कहते हैं कि ताइवानी लोग बाहरी लोगों का शासन नहीं मानेंगे। हम खुद ही उन्नति की ऊंचाइयों को छू सकते हैं। हमारी उत्पादित चाय और कपड़े पूरी दुनिया में मशहूर हैं। यही हमारे हथियार हैं। डॉक्टर वेन भी उनके साथ मिलकर आजादी के नारे लगाना शुरू करते हैं। सब उनका ऐसा भाषण सुनकर उत्साहित हो जाते हैं और आजादी का आह्वान करते हैं। जापानी पुलिस वालों को भागने का कोई रास्ता नहीं मिलता। तभी जापानी प्रिंस का आगमन होता है। सभी लोग उसके सामने भी भाषण देना शुरू करते हैं। इधर जैक और रोज देखते हैं कि छत के ऊपर से वे किराए के गुंडे प्रिंस को मारने के लिए तैयार है। ये देखकर जैक एक अनानास उनकी तरफ फेंकता है। इससे 2 लोग गिर जाते हैं। एक और आदमी जैक को टारगेट करता है। ठीक उसी वक्त पिंग उस तस्वीर को आसमान की तरफ उछालता है। ये देखकर जैक रोज को लेकर उस तस्वीर की तरफ कूद पड़ता है। पिंग तस्वीर खींचता है तो दोनों टाइम ट्रैवल करके वर्तमान समय में यानी 2025 में आ जाते हैं। रोज ने एक सुंदर प्राचीन काल का कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। इसके अलावा वो बिल्कुल उस पेंटिंग जैसी दिख रही थी, इसलिए सब उसकी तस्वीर खींचने लगते हैं। ये देखकर जैक उसे लेकर दौड़कर बाहर आ जाता है। आधुनिक युग की कारें, मोटरसाइकिलें और बाकी सब देखकर रोज हैरान देखकर दोनों दौड़कर वहां चले आते हैं। देखते हैं कि पिंग ताइवान की आजादी की कहानी सुना रहा है और वीडियो में वो डॉक्यूमेंट्री दिखाई जा रही थी। उस दिन जापानी प्रिंस के सामने आजादी पसंद लोगों के नारे बुलेट का काम कर गए थे। उसी दिन जापानियों ने ताइवान छोड़ने का फैसला किया था, यानी आज से वे आजाद हो गए थे। उस दिन सभी ताइवानी खुशी से झूम उठे थे और अंगुलियों से विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। ये दृश्य देखकर जैक और रोज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद दिखता है कि जैक रोज को उसी म्यूजियम में ले आया है। जैक कहता है कि तुम इस समय की नहीं हो, तुम्हारा समय अतीत है। मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन ये भी सच है कि अतीत को बदलकर मैं ठीक नहीं रह पाऊंगा। तुम्हारी यादें मेरे दिल में हमेशा एक खास जगह पर रहेंगी। उसकी भावुक बातें सुनकर रोज रोने लगती है। इसके बाद जैक उसे उसी पेंटिंग के सामने खड़ा करके तस्वीर लेता है। परिणाम स्वरूप वो अतीत में वापस चली जाती है। फिर वहां मिस जन आती है। उसे देखकर जैक भावुक होकर गले लगा लेता है। पिंग ने उस दिन उसे यहाँ लाकर हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया था। अभी भी वो पूरी तरह ठीक नहीं हुई है। पिंग कहता है, तुम पेंटिंग के सामने खड़ी हो जाओ, मैं तुम्हारी भी तस्वीर खींचता हूँ। लेकिन जिन बताती है कि उसने यही रहने का फैसला कर लिया है। दरअसल वो भी पिंग को पसंद करती थी, लेकिन कभी जाहिर नहीं किया। इसके अलावा उस अतीत के समय में उसके पास वापस जाने जैसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वो यहाँ बेहतर रहेगी। ये सुनकर पिंग खुशी से उसे घर ले आता है। दिखता है कि जिना पहले जैसी नहीं है। उसने यहाँ रहने का फैसला लेने के कारण वो बूढ़ी हो गई है। इधर जैक उसी म्यूजियम में आता है जहाँ रोज ने फ्लावर ऑफ यूथ लिखा था। वहां आकर वो भावुक हो जाता है। रोज से पहली मुलाकात, उसे इम्प्रेस करने के लिए गिटार बजाना, साथ में डांस प्रैक्टिस करना, सभी मुश्किलों का एक साथ मिलकर सामना करना, इन सभी यादों को याद करके वो रोने लगता है। इसके बाद म्यूजियम से बाहर निकलने पर उसकी मुलाकात अपने दोस्तों से होती है। वे एक पुल पर बैठकर बातें करते हैं। तभी अचानक जैक देखता है कि रोज जैसी दिखने वाली एक लड़की उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। जैक भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।